नमस्कार साथियों, ट्रैक टू गैजेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो हमारा पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का तीसरा वीडियो है। इससे पहले इस चैनल पर हमने पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया पहले उन वीडियो को अवश्य देख लें। आज के पार्ट 3 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 150 तक करेंगे। 50 क्वेश्चंस का करेंगे आज की वीडियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ एमसीक्यूज लेंगे और पहले के टॉपिक से भी कुछ जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जैसे टेस्टिंग वगैरह से बच गए थे और सेफ्टी ऑडिट से जो क्वेश्चन बच गए थे उसको आज की वीडियो में हम लोग लेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाई शुड ट्रांसफार्मर ऑयल ऑफ डिफरेंट मेक्स नॉट बी मिक्सड। ट्रांसफार्मर ऑयल के अलग अलग मिक्स को क्यों नहीं मिलाना चाहिए। तो अलग अलग मिक्स के ऑयल मिलने से केमिकल रिएक्शन होकर एसिडिटी और स्लड बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हम लोग अलग अलग मिक्स की ट्रांसफार्मर ऑयल को एक साथ नहीं मिलाते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट मे फॉर्म एसिडिटी और स्लड। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू एसेस द इंटरनल कंडीशंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की इंटरनल कंडीशन एसेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर की इंटरनल परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए जो है वो हम लोग DGA टेस्ट करते हैं, जिसे हम लोग डिजॉल्व गैस एनालिसिस कहते हैं। ये टेस्ट जो है ट्रांसफार्मर के अंदर फॉल्ट गैसेस को डिटेक्ट करने का काम करता है और इंटरनल कंडीशंस एक्सेस करने में मदद करता है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी इंस्पेक्टेड फ्रीक्वेंटली इन एक्सप्लोजन वेंट। एक्सप्लोजन वेंट में किसे फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करना चाहिए। एक्सप्लोजन वेंट में हम लोग जो है मेनली डायाफ्राम को हम लोग जो है चेक करते हैं। ये डायाफ्राम जो है फ्रीक्वेंटली इंस्पेक्ट करने का कारण क्या है कि डैमेज से हमको इसको बचाना है और डैमेज कंडीशंस में इसको रिप्लेस कर देना है ताकि नुकसान न हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर शुड सिलिका जेल क्रिस्टल्स बी बेक्ड फॉर रीएक्टिवेट। सिलिका जेल क्रिस्टल्स को रीएक्टिवेट करने के लिए किस टेम्परेचर पर बेक किया जाता है। तो सिलिका जेल को रीएक्टिवेट करने के लिए हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो बेक करते हैं। तो सिलिका जेल जो है रीएक्टिवेट होकर पुनः कार्य के लिए जो है उपयोगी हो जाता है और उसका मॉइस्चर सारा क्लीन हो जाता है। दोबारा से हम उसको ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड इज द करेक्ट आंसर। Next, what should be done if dielectric strength of a oil in OCB is found lower than specified। OCB में ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ स्पेसिफाइड लिमिट से कम होने पर क्या करना चाहिए। तो ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम होने पर उसे फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद उसको जो है हम लोग रीस्टोर कर सकते हैं। तो मेन इसमें काम क्या करना है, हमको फिल्टर करना है। फिल्टर द ऑयल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इंडिकेट्स इनकरेक्ट मैकेनिकल ऑन ऑफ इंडिकेशंस और इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में गलत मैकेनिकल ऑन ऑफ इंडिकेशन किसका संकेत है। तो गलत ऑन ऑफ इंडिकेशंस फॉल्ट एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। इसलिए इसे हम जो है चेक करते हैं और चेक करके यदि फॉल्ट हमें ऑन ऑफ
में पाया जाता है तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दिया गया है, पॉसिबल फॉल्ट एक्सीडेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस इन HVVCB? HVVCB में मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो HVVCB में कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस हमारा 500 माइक्रो ओम से अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 500 माइक्रोन, नॉट मोर देन 500 micro ohm is the correct answer. Which test ensures vacuum bottle integrity in HVVCB? HVVCB में वैक्यूम बोतल इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ये टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, क्योंकि टेस्ट से क्वेश्चंस हमारे AEE के एग्जाम में इधर से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टेस्ट से संबंधित वो इसमें दिए गए हैं। तो कृपया इन टेस्ट के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। विच टेस्ट इंश्योर्स वैक्यूम बोतल इंटीग्रिटी इन HVVCB? HVVCB में वैक्यूम बोतल इंटीग्रिटी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो वैक्यूम बोतल इंटीग्रिटी चेक करने के लिए ओवर पोटेंशियल टेस्ट किया जाता है। ये कब किया जाता है? ब्रेकर ओपन कंडीशन में किया जाता है। ब्रेकर को ओपन कंडीशन में पोजीशन में रख के तो उसको तब ये हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ओवर पोटेंशियल टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड वोल्टेज फॉर इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इन LVACB? LVACB में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट किस वोल्टेज पर किया जाता है? तो LVACB में इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है 1000 वोल्ट DC पर किया जाता है। 1000 वोल्ट DC पर किया जाता है। और कितनी देर किया जाता है? तो ये 1 मिनट के लिए किया जाता है, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए किया जाता है 1000 वोल्ट DC पर। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू इन LVACB? LVACB में मिनिमम एक्सेप्टेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ जो है LVACB में मिनिमम एक्सेप्टेबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो 50 मेगा ओम का होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस डाटा से आ रहे हैं, तो डाटा को याद कर लें ताकि एग्जाम में जो है इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चलिए नेक्स्ट, विच टेस्ट शुड नॉट बी परफॉर्म ऑन सॉलिड स्टेट रिलेज? सॉलिड स्टेट रिलेज पर कौन सा टेस्ट नहीं करना चाहिए? यहां पूछा गया है नहीं करना चाहिए। तो सॉलिड स्टेट रिले पर जो है हम लोग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा करने से सॉलिड स्टेट रिले जो है डैमेज हो सकता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग? इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? तो इंफ्रारेड थर्मल स्कैनिंग जो हम लोग करते हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम लोग उसको इक्विपमेंट एनर्जाइज कंडीशन में जो है टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इक्विपमेंट एनर्जाइज स्टेटस में हम टेस्ट करने में पॉसिबल हो पाते हैं, यही सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। तो यहाँ ऑप्शन में अगर हम जब देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी कहता है इट अलाउज टेस्टिंग वाइल इक्विपमेंट इज लाइव। जब लाइव कंडीशन में इक्विपमेंट है हमको ये टेस्ट अलाउ करता है करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट लोड कंडीशन इज रिकमेंडेड फॉर इफेक्टिव IR स्कैनिंग? इफेक्टिव IR स्कैनिंग के लिए लोड कंडीशंस क्या होनी चाहिए? तो इफेक्टिव IR स्कैनिंग के लिए
इसके इक्विपमेंट को जो है हम कम से कम 40% लोड पर रखेंगे। कितने देर के लिए? 1 घंटे के लिए। तो एटलीस्ट 40% लोड फॉर 1 आवर्स। ये एनर्जाइज कंडीशन में 1 घंटे तक रहना चाहिए 40% लोड के साथ। तो ये टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टू बेसिक थर्मल पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फेल्योर। इलेक्ट्रिकल फेल्योर से जुड़े 2 बेसिक थर्मल पैटर्न्स कौन हैं? तो इलेक्ट्रिकल फेल्योर के थर्मल पैटर्न हाई रेजिस्टेंस और ओवरलोडेड होते हैं। इसको हम लोग इम्बैलेंस सर्किट भी कह सकते हैं। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस एंड ओवरलोडेड। इसको हम लोग या इम्बैलेंस भी कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच टू बेसिक थर्मल पैटर्न्स आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल फेल्यूर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, दोबारा लगता है फॉल्ट से रिपीट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए है। बिफोर स्टार्टिंग मेंटेनेंस वर्क व्हाट मस्ट बी डन एट ऑल पॉइंट्स। मेंटेनेंस शुरू करने से पहले सभी बिंदुओं पर क्या करना चाहिए? तो मेंटेनेंस शुरू करने से पहले सभी बिंदुओं को अर्थिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि सेफ्टी बनी रहे और एक्सीडेंट होने की संभावना कम से कम हो। और इसमें एक बात यह है कि ओपन सर्किट ब्रेकर, ये भी ओपन ऑल ब्रेकर्स, ये भी कंडीशंस इसमें अप्लाई होता है। लेकिन ब्रेकर्स ऑन करने के बाद भी हमारे वायर्स में कुछ करंट्स रह जाते हैं। तो मेंटेनेंस का काम शुरू करने से पहले यदि हम उसको अर्थ कर देते हैं तो प्रॉपर रूप से जो है वो करंट लेस हमारा तार हो जाता है और हम उस पर मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं। पूरी सेफ्टी मेंटेन रहती है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डू अर्थिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स। सभी पॉइंट्स पर अर्थिंग करना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ईच पैनल्स और क्यूबिकल शुड बी प्रोवाइडेड नियर द बेस विथ। प्रत्येक पैनल का क्यूबिकल के बेस पर क्या दिया जाता है? तो पैनल या क्यूबिकल के बेस पर कॉपर का फ्रेम अर्थ बार लगाया जाता है जिससे स्विचेस और कॉन्टेक्टेड यूनिट में जो है मेटेलिक पार्ट्स को अर्थ ग्रिड से जोड़ना आसान हो जाता है। तो यहां हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं कि फ्रेम अर्थ बार फॉर कॉपर इज द करेक्ट आंसर। फ्रेम अर्थ बार ऑफ कॉपर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रैक्टिस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन HT एंड LT साइड। HT और LT पक्षों पर कौन सा कार्य सख्ती से निषिद्ध है? तो प्रिस्क्राइब रेटिंग से हायर फ्यूज लगाने पर प्रोटेक्शन काम नहीं करेगा, ये बात तो तय है। तो इक्विपमेंट को क्या हो सकता है? इससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि प्रोटेक्शन हमारा हो नहीं रहा है तो इक्विपमेंट हमारा नुकसान हो जाएगा। तो प्रिस्क्राइब्ड जो हमारा रेटिंग है उससे हायर फ्यूज हम नहीं लगाएंगे और ना ही उससे लोअर फ्यूज लगाएंगे। तो यहां चूंकि प्रोटेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है तो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग बेसिकली जो है हायर फ्यूज को ही आंसर करेंगे। यूजिंग फ्यूज हायर देन प्रिस्क्राइब्ड इज द करेक्ट आंसर। विच एक्शंस रिगार्डिंग पैरेललिंग ट्रांसफार्मर इज डोंट। ट्रांसफार्मर को पैरेललिंग करने के संबंध में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? तो मिसमैच ट्रांसफार्मर्स को पैरेललिंग नहीं करना चाहिए। इससे क्या नुकसान होगा कि सर्कुलेटिंग सर्किट जो है हमारा वो क्या होगा? ओवर हीटिंग होगा और प्रोटेक्शन फेल्यूर हो सकता है। इसीलिए हम लोग मिसमैच ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करेंगे पैरेललिंग के कंडीशन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा डोंट पैरेलल ट्रांसफार्मर्स विच डू नॉट फुलफिल नेसेसरी requirements. Option B is the correct answer. What is the essential to ensure long life and trouble free service of substation equipment?
सब स्टेशन इक्विपमेंट की लंबी आयु और ट्रबल फ्री सर्विस सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो रेगुलर इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग और आवश्यक रेक्टिफिकेशन अगर ज़रूरत है तो वो हर इंस्पेक्शन या का रिकॉर्ड रखना, इस सभी प्रक्रियाओं में जो है हमारा क्या होता है, इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ती है। और इससे एक बेनिफिट और ये भी होता है कि अनावश्यक इंटरप्शंस जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि इक्विपमेंट अगर सही समय पर टेस्टेड हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तो हमारा इंटरप्शन होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ आंसर करेंगे रेगुलर इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग एंड रेक्टिफिकेशंस विथ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड भी रखना जरूरी है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, what must be done with the permit card after the maintenance work is completed? मेंटेनेंस कार्य पूर्ण होने के बाद परमिट कार्ड के साथ क्या करना चाहिए? तो कार्य पूरा होने पर जो है परमिट कार्ड को कैंसिल कर देना आवश्यक है और उसे काम करने वाले व्यक्ति के पास से वापस ले लेना चाहिए, ताकि सिस्टम फिर से शुरू किया जा सके और एनर्जाइज कंडीशन में कोई सेफ्टी का खतरा ना हो, कोई गलत काम ना हो जाए। तो कार्ड को लेकर के हम लोग क्या करेंगे, वापस कैंसिल कर देंगे। यहाँ ऑप्शन में जो हम लोग देखते हैं तो कैंसिल इट एंड रिमूव फ्रॉम पोजीशंस ऑफ द पर्संस हु होल्डिंग द कार्ड। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ थंब फॉर चूजिंग लाइव वोल्टेज बेस्ड ऑन लाइन लेंथ? लाइन की लंबाई के आधार पर वोल्टेज चुनने का सामान्य नियम क्या है? आमतौर पर जो है लाइन वोल्टेज चुनते समय हम लोग जो है, जो जनरल रूल है हमारा, वो मानते क्या है कि लगभग 0.8 किलो वोल्ट प्रति किलोमीटर का जो है हम लोग मानक रखते हैं। मतलब ये है कि जितना लंबा लाइन होगा उतना ऊंचा वोल्टेज चुनना, ये क्या होगा, इकोनॉमिकली और टेक्निकली दोनों रूप से जो है ये सही होगा। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.6 kV पर किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉमन नॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज फॉर कंज्यूमर सप्लाई? उपभोक्ता आपूर्ति के लिए सामान्य नॉमिनल वोल्टेज या नाममात्र वोल्टेज क्या है? तो घर और छोटे व्यवसायियों के लिए जो सामान्य वोल्टेज हमारा होता है वो 3 फेज 415 वोल्ट और सिंगल फेज 240 वोल्ट होता है। तो यहां हम आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, 415/240 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। Which conductor type is most commonly recommended for distribution up to 11 kV due to higher tensile strength and lighter sag? 11 kV तक वितरण के लिए किस प्रकार के कंडक्टर्स को उच्च तन्यता और कम झुकाव के कारण सामान्य सजेस्टेड किया जाता है, सुझाया जाता है? तो जो हमारा एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, जिसको हम लोग ACSR बोलते हैं, वो हमारा स्टील का कोर और चारों ओर एल्युमिनियम की तारें इसमें होती हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीच में होता है, इसमें क्या होता है, स्टील की तार होती है और चारों ओर से जो है हमारा एल्युमिनियम का उसमें वायर लपटा हुआ रहता है। यह मजबूत होता है और हल्का भी होता है, क्योंकि इसमें एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के कारण इसका वजन कम हो जाता है, हल्का हो जाता है और इसमें सैग कम आता है। इसलिए 11 kV तक के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आमतौर पर इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडर्ड एल्युमिनियम कंपेयर टू स्टैंडर्ड कॉपर? स्टैंडर्ड एल्युमिनियम की औसत अल्टीमेट स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड कॉपर की तुलना में कितनी होती है? तो स्टैंडर्ड एल्युमिनियम की जो स्ट्रेंथ होती है आमतौर पर तांबे के मुकाबले लगभग 65% ही होती है। तांबे के मुकाबले ये होता है कि तांबा अगर 100% है तो
एल्युमिनियम जो होगा वो 65% ही होगा। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा अबाउट 65% ऑफ ए कॉपर इज द करेक्ट आंसर। वाई इज कोटिंग द स्टील कोर ऑफ ACSR रिकमेंडेड इन कोस्टल और कोरेसिव एटमॉस्फेयर? तटीय या संरक्षा वातावरण में ACSR के स्टील कोर पर कोटिंग करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो समुद्री, चूंकि जो कोस्टल एरिया है हमारा, समुद्री एरिया या रासायनिक वातावरण जो है हमारा, वहाँ स्टील और एल्युमिनियम के बीच जो है गैल्वेनिक कोरोजन हो सकता है। गैल्वेनिक कोरोजन हो सकता है और कोर पर जो है इसीलिए हम लोग एंटी कोरोजन ग्रीस लगा देते हैं। इस ग्रीस को लगाने के बाद जो है प्रक्रिया जो है हमारा क्या होता है, इसमें कोरोजन की प्रक्रिया को ये धीमा कर देता है, स्लो कर देता है और इसका लाइफ साइकिल को जो है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है दिया हुआ, टू मिटिगेट galvanic actions and galvanic corrosion is the correct answer. Option number C is the right option. Next, which standards covers requirements of ACSR and aluminum conductors in India? भारत में ACSR और एल्युमिनियम कंडक्टर्स के लिए आवश्यकताओं को कौन सा मानक कवर करता है? तो IS 398 जो है हमारा, ये जो है एल्युमिनियम ACR तारों की जो है क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड है। वहीं अगर हम बात करें IS 282 का, ये कॉपर वायर के लिए है, ये है कॉपर के लिए, कॉपर का स्टैंडर्ड के लिए। ये है हमारा एल्युमिनियम के स्टैंडर्ड के लिए, एल्युमिनियम के लिए। वही IS 3043 जो है, ये जो हमारा स्टैंडर्ड है, यह घर और फैक्ट्री में जो है अर्थिंग और ग्राउंडिंग के लिए जो है क्या नियम होंगे उसको तय करता है। तो यहां हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच अर्थिंग मेथड प्रोवाइड ए कंटिन्यूअस लो रेजिस्टेंस रिटर्न पाथ फॉर अर्थ लीकेज करेंट? किस अर्थिंग विधि से अर्थ लीकेज करंट के लिए लगातार और कम प्रतिरोध वाला रिटर्न पाथ मिलता है? तो कंटिन्यूअस ओवरहेड अर्थ वायर जो है हमारा, यह तार पूरे ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर लगातार कंटिन्यूअसली चलती है और ये जो हर पोल पर जो है जमीन से इसको जोड़ा जाता है। इसी वजह से फॉल्ट या लीकेज को वापस जाने के लिए जो है बिना किसी रुकावट के बहुत कम प्रतिरोध यानी लो रेजिस्टेंस का पाथ मेंटेन रहता है, यानी मिलता रहता है इसको। वहीं अगर हम बात करते हैं अगर इंडिविजुअल अर्थिंग ऑफ ईच पोल का, ऑप्शन नंबर ए में जो है हमारा, इसमें क्या होता है, जैसा कि ऑप्शन में बताया गया है कि यह प्रत्येक खंबे में जो है अलग अलग इसको अर्थ किया जाता है। ऐसा जब हम अलग अलग अर्थ करेंगे तो इस कंडीशन में कभी ऐसा हो सकता है किसी पोल के नीचे की मिट्टी जो है वो जमीन सूखी हो, मिट्टी सूखी हुई हो, तो वहाँ क्या होगा कि उस पोल पर जो है रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमें लगातार जो है लो रेजिस्टेंस पाथ मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटिन्यूअस ओवरहेड अर्थ वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बिसाइड्स फॉर्मिंग ए रिटर्न पाथ, व्हाट इज अनदर मेन फंक्शंस ऑफ ए कंटिन्यूअस ओवरहेड अर्थ वायर? मतलब कह रहा है कि लगातार ओवरहेड अर्थ वायर का एक और मुख्य कार्य क्या है। तो पहले हमने एक उसका उपयोग देखा, अब दूसरा उपयोग है उसका। अगर कहें कि इसके अलावा दूसरा क्या उसका उपयोग है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब लाइन में कोई फॉल्ट होता है तो पास की कम्युनिकेशन तारों में इंड्यूस वोल्टेज जनरेट हो जाता है, बनता है। कंटिन्यूअस अर्थ वायर इस इंड्यूस वोल्टेज को कम करने में भी मदद करता है। एक तो लो रेजिस्टेंस पाथ बनाया, पहला लो रेजिस्टेंस पाथ बन गया, दूसरा क्या हुआ, ये इंड्यूस वोल्टेज को भी कम करने में मदद करता है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, रिड्यूस इफेक्ट्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इन एडजेसेंट communications circuit. Option B is the correct answer. Next, what is the minimum braking strength required for
कंडक्टर्स यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन। जनरल रूल के अनुसार ओवरहेड लाइनों पर उपयोग होने वाले कंडक्टरों के लिए सामान्य न्यूनतम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए? तो इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स 1956 के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, या IS 5613 के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं, तो ओवरहेड लाइंस जो है हमारे, इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी कंडक्टर्स को की जो है न्यूनतम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम से कम 350 kg से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 350 kg। यहां हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तैतीस kV लाइन्स, व्हाट इज द मिनिमम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बिटवीन कंडक्टर्स। 33 kV लाइनों के लिए कंडक्टर के बीच न्यूनतम इलेक्ट्रिकल क्लियरेंस क्या होना चाहिए? तो अगर हम इसको CEA के अनुरूप, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी के अनुसार अगर हम इसको देखते हैं कि ओवरहेड सब स्टेशंस में जो है पोल कॉन्फ़िगरेशंस के भीतर दो लाइव कंडक्टर के बीच में जो है हवा में न्यूनतम जो डिस्टेंस होना चाहिए, सुरक्षित दूरी दो तारों के बीच में, वो कम से कम होना चाहिए 1.5 मीटर। इससे बेनिफिट क्या होगा कि हवा जब तेज चलेगी आंधी तूफान के समय में, स्पार्किंग या फ्लैश ओवर होने का चांसेस को रोका जा सकता है। तो जो स्टैंडर्ड दूरी है, हमारा स्टैंडर्ड मानक है IS के अनुसार, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल्स के हिसाब से, वो हमारा है 1.5 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू द सैग फार्मूला S equal to WL square by T and by 8T, which actions will increase the sag of a conductor? सैग सूत्र S equal to WL square by 8T के अनुसार किस क्रिया में कंडक्टर का सैग बढ़ेगा? ये इस तरह का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ भी देता है, कभी कभी एग्जाम में ये फॉर्मूला भी पूछता है, तो इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिएगा। ये हमारा सैग निकालने का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इम्पैक्ट अगर हमको सैग बढ़ाना है, S इक्वल टू WL स्क्वायर बाय 8T, सैग बढ़ाना है तो ये ऊपर वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना सैग बढ़ेगा, और नीचे वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना सैग घटेगा। तो W डिनोट करता है वेट को। अगर वेट बढ़ता है तो सैग क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लेंथ बढ़ता है तो क्या होगा? सैग बढ़ेगा। और अगर टेंशन अगर बढ़ता है तो क्या होगा? सैग हमारा घटेगा। यहां हम लोग को ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वेट जो होता है वो सैग के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं लेंथ भी जो है हमारा वो सैग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। परंतु टी जो होता है हमारा, यानी टेंशन जो हमारा होता है वो क्या होता है? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ हम अगर ऑप्शन में देखते हैं, इंक्रीज मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल टेंशन, हमारा यहाँ पूछ क्या रहे? सैग बढ़ेगा कैसे? सैग बढ़ाना है तो या तो लेंथ बढ़ा दें या वेट बढ़ा दें, ठीक है। तो यहाँ इंक्रीज स्पान लेंथ इज द करेक्ट आंसर।
अब हम ऑप्शन को अगर चेक करते हैं, डिक्रीज स्पान लेंथ, अगर स्पान लेंथ को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एल घटेगा, एल घटेगा तो सैग का मान घट जाएगा। ठीक है। इंक्रीज मैक्सिमम वर्किंग टेंसाइल, टेंशन को अगर बढ़ाते हैं, अगर हम तार की अगर टेंशन को हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ये बढ़ेगा, ये मान बढ़ेगा तो सैग घट जाएगा। इंक्रीज स्पान लेंथ, अगर लेंथ का मान हम बढ़ाते हैं तो सैग बढ़ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी, सैग बढ़ जाएगा। चलिए इस सूत्र को याद रखिएगा, सूत्र एग्जाम में पूछ भी सकता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देगा, अकॉर्डिंग टू द सैग फार्मूला, ये फार्मूला नहीं दिया हुआ रहेगा, विच एक्शंस विल इंक्रीज द सैग, और उसमें आपको फार्मूला याद होगा तो ही आप इसको निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द रिकमेंडेड स्पान लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अप टू द 11 kV एज पर IS 5613। IS 5613 के अनुसार 11 kV तक के वितरण लाइनों के लिए सुझाए गए स्पान लेंथ क्या हैं? तो इसके लिए जो सुझाए गए स्पान लेंथ है, जो रिकमेंडेड किया गया है, वो 45, 60, 65, 75, 90, 105 और 120 मीटर्स के लेंथ हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द स्पेसिंग फार्मूला d इक्वल टू 500 प्लस 18u प्लस l स्क्वायर बाय 50, व्हाट डज u रिप्रेजेंट्स? इस सूत्र में u क्या दर्शाता है? तो इस सूत्र में जो है u हमारा जो है फेस टू फेस वोल्टेज किलो वोल्ट में जो है वो दिखाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने पर तारों के बीच जो सेफ्टी डिस्टेंस है हमारा वो बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां कहेंगे हम लोग फेस टू फेस वोल्टेज इन केवी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिकमेंडेड फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेललिंग लाइव ओवरहेड लाइन एट ग्राउंड लेवल? लाइव ओवरहेड लाइनों का ग्राउंड लेवल पर निरीक्षण कितनी आवृत्ति पर करना चाहिए? तो लाइनों की नियमित जांच जो है हर महीने में कम से कम कर लेनी चाहिए, हर 1 महीने के अंदर कर लेनी चाहिए। और इससे क्या होगा बेनिफिट, कि छोटा छोटा खराबी जो भी होगा, यानी छोटे छोटे जो डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं, उसको समय पर जो है आइडेंटिफाई कर लेंगे अगर, तो ब्लैकआउट होने का खतरा जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा, डिस्टर्बेंस होने का खतरा खत्म हो जाएगा। तो इसको नॉर्मली हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इसको प्रत्येक महीने के अंतराल में कर लेंगे। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी में दिया हुआ है एट इंटरवल्स ऑफ 1 मंथ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हेन इज ए स्पेशल इंस्पेक्शंस ऑफ लाइंस पार्टिकुलरली रिकमेंडेड? लाइनों का विशेष निरीक्षण कब विशेष रूप से सजेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जस्ट बिफोर द मानसून पीरियड। क्योंकि मानसून आने से जस्ट पहले ही अगर हम उसको अच्छी तरह से देख लेते हैं तो मानसून में क्या होगा, सबसे ज़्यादा खराबी मानसून में होने की संभावना होती है। अगर पहले से सब कुछ दुरुस्त होगा तो मानसून में खराबी होने के चांसेस कम होंगे। चलिए नेक्स्ट, विच कंपोनेंट्स आर listed as important parts of 33 kV, 11 kV and LT distribution line? 33 kV, 11 kV और LT वितरण लाइनों के लिए कौन से घटक महत्वपूर्ण बताए गए हैं? तो लाइनों के लिए तो ऐसे एक्चुअली नॉर्मली बहुत सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट्स हैं, लेकिन उसमें जो मेन है कि पोल और क्रॉसिंग आर्म जो हमारा होता है वो, इंसुलेटर और उसका फिटिंग्स, तार और उनके जो गाइड वायर होते हैं वो, स्विचेस, फ्यूजेस, इन सब की जांच अगर हम जो है करना, जांच और उसका देखरेख करना, रखरखाव करना, समय समय पर इसकी जांच करना आवश्यक है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि सपोर्ट्स एंड क्रॉस आर्म्स इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, करना चाहिए। इंसुलेशंस एंड फिटिंग्स को भी चेक करना है, ठीक है, और कंडक्टर्स एंड एसेसरीज को भी जांच करना है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड
मेटेलिक सपोर्ट्स बी पेंटेड टू प्रोटेक्ट देम। धातुओं के सपोर्ट्स को सुरक्षा के लिए कितनी बार पेंट करना चाहिए? तो ये जो नॉर्मल फार्मूला है इसका, ये हम लोग क्या करते हैं, वंस इन ए 5 ईयर इसको एक बार कर ही देना है। नेक्स्ट, हाउ ऑफन शुड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ कंडक्टर्स बी चेक्ड एट लीस्ट? कंडक्टर की ग्राउंड क्लियरेंस कम से कम कितनी बार जांचनी चाहिए? तो CAE रेगुलेशंस के अनुसार, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस गाइडलाइंस अगर हम देखते हैं तो ओवरहेड पावर लाइनों की ग्राउंडिंग, पेट्रोलिंग और कंडक्टर्स की ग्राउंडिंग क्लियरेंस की जांच साल में कम से कम एक बार तो अवश्य रूप से हमको करना है। तो इसको एक चीज और इसमें है क्या कि सामान्य रूप से जो है दिशा निर्देश जो इसमें दिया गया है रूल के हिसाब से, तो हर साल में इसको 2 बार भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन 2 बार कब? मानसून से पहले और मानसून के बाद। लेकिन नॉर्मल, अगर नॉर्मल वे में कहेंगे तो साल में कम से कम एक बार इसको करना है, एटलीस्ट वंस इन ए ईयर, तो अनिवार्य रूप से है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच डिफेक्ट्स इन गैंग ऑपरेटेड स्विचेस मस्ट बी इंस्पेक्टेड एंड रेक्टिफाइड? गैंग ऑपरेटेड स्विचेस में कौन सा दोष निरीक्षण कर सुधारना चाहिए? तो गैंग स्विचेस की जांच में अर्थ लेड और लॉकिंग की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थ लेड गायब या लॉकिंग नहीं है तो उसे तुरंत ठीक करना चाहिए, वरना क्या ये सेफ्टी के लिए खतरा है। तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिसिंग अर्थ लेड कनेक्शंस एंड लॉकिंग अरेंजमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which cable type is suitable where conductors temperature under normal operation must not exceed 70 डिग्री सेंटीग्रेड? किस केबल प्रकार के लिए सामान्य संचालन में कंडक्टर का तापमान 70 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होना चाहिए? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमारे इसको हम लोग PVC बोलते हैं, इंसुलेटेड केबल के लिए कंडक्टर का अधिकतम सेफ्टी टेम्परेचर जो है वो होता है 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और PVC मटेरियल बहुत, अगर इसके ऊपर अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर, तो PVC मटेरियल जो है हमारा वो क्या होगा, वो नरम होकर पिघलने लगेगा। 70 डिग्री से अगर ऊपर अगर टेम्परेचर PVC के मामले में अगर मिलता है, PVC केबल के मामले में, तो क्या होगा, ये पिघल के मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। इसीलिए जो है हम लोग इसका सही आंसर क्या देंगे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए हमारा PVC इंसुलेटेड केबल इज द करेक्ट आंसर। For which of the following situations are XLPE cables particularly suitable? निम्नलिखित में किस परिस्थितियों में XLPE केबल विशेष रूप से उपयोगी होता है? तो इन सभी कंडीशनों में, जैसे कि वर्टिकल रन विथ लार्ज लेवल डिफरेंस, सेवर वाइब्रेशंस एंड हाई एम्बिएंट टेम्परेचर्स, शॉर्ट टाइम ओवरलोड, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। XLPE केबल ऊंचाई में बड़े तार वाले वर्टिकल रन, ज़्यादा कंपन वाले स्थान और 70 डिग्री से लेकर के जहाँ पर टेम्परेचर 70 डिग्री से ज़्यादा हो उस कंडीशंस में, और शॉर्ट टर्म ओवरलोडेड, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म ओवरलोड सहने की क्षमता इसमें होती है। शॉर्ट टर्म ओवरलोड में ये जो है ये 250 डिग्री तक, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है शॉर्ट टर्म टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ओवरलोड को सहन कर सकता है। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच IS स्टैंडर्ड कवर्स PVC इंसुलेशन केबल एंड विच कवर्स XLPE इंसुलेटेड केबल्स?
तो पीवीसी केबल के लिए हमारा है वो है IS, पीवीसी के लिए हमारा IS हो जाएगा, हाँ ये 1554 पीवीसी के लिए, और XLPE के लिए हो जाएगा हमारा वो 7098। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच पैरामीटर्स इज नॉट टिपिकली रिक्वायर्ड व्हेन सेलेक्टिंग ए केबल फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। किसी विशेष उपयोग के लिए केबल चुनते समय निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः आवश्यक नहीं होता है? तो केबल के चयन में वोल्टेज रेटिंग को हम लोग देखते हैं, RMS को देखते हैं, वोल्टेज सहनशीलता और इम्पल्स जो है विथ स्टैंड वोल्टेज, जैसे कि तकनीकी पैरामीटर्स हैं ये सब सारे, ये सभी टेक्निकल पैरामीटर्स को जो है हमको देखना आवश्यक है। केबल की सेल की जो कलर है, कलर से इसका कोई विशेष औचित्य नहीं होता है। कलर से हमको पूछने मेन इसका हमको क्या देखना है, इसका कि जो पैरामीटर्स इसके हैं वो पैरामीटर्स सही हैं क्या नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है रेटेड पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स एंड सेट्स, ये सही है। मैक्सिमम RMS पावर फ्रीक्वेंसी वोल्टेज बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स, ये भी सही है। पीक इम्पल्स विथ स्टैंड वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड सेट्स, ये भी सही है। ये सभी आवश्यक है, लेकिन कलर ऑफ द केबल सेट्स इसका कोई इससे रिलेशन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। कलर से हम लोग कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डज द कंटिन्यूअस करंट रेटिंग ऑफ ए केबल प्राइमरली डिपेंड ऑन? केबल की कंटिन्यूअस करंट रेटिंग मुख्यतः किन बातों पर निर्भर करती है? तो केबल कितनी करंट लगातार चला सकता है, कैरी कर सकता है, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। तार और उसका कवर जो है, उसकी गर्मी निकालने की क्षमता क्या है, मिट्टी की नमी को रोकने के लिए तार कितना कैपेबल है, तार का रेजिस्टेंस जो है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, और आसपास के तापमान आदि को सहने की क्षमता कितनी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इन सब को मिला करके जो है हम निर्णय लेते हैं कि किस तरह का तार हमको सेलेक्ट करना है, किस तरह का केबल हमको सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ कह सकते हैं ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स एंड आर्मर्स इज इंपॉर्टेंट। थर्मल resistivity of soil and ambient temperature is important. Specific resistivity and temperature coefficients of conductor भी important है। तो ये तीनों फैक्टर इस पर लागू होंगे, इसी आधार पर हम लोग इसका चयन करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन प्रॉपरली साइजिंग ए कंडक्टर? कंडक्टर का सही आकार चुनते समय मुख्यतः 3 बातें कौन कौन सी है? तो घुमा फिरा के बात वही है कि कंडक्टर का साइज तय करने से के लिए जो है यह देखना जरूरी है कि लगातार कितना करंट कैरी कर सकता है, ठीक है, गर्मी सहने का कितना कैपेसिटी है, लोड वोल्टेज कितना इसमें गिरता है, और शॉर्ट सर्किट में कितना करंट गुजर सकता है। इन सभी तीनों बातों को जो है, यही तीनों बातें इसमें कही गई हैं। ये तीनों बातों को जो है वो ध्यान में रखते हुए जो है कंडक्टर को चुना जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच पैरामीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मिनिमम कंडक्टर साइज फ्रॉम द थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू? थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी थर्मल दृष्टि से न्यूनतम कंडक्टर साइज निर्धारित करने के लिए कौन सा पैरामीटर उपयोगी होता है? थर्मल के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि केबल कितना करंट लगातार चला सकता है, कैरी कर सकता है, बिना इंसुलेशन को नुकसान पहुंचे जो है, इसे कंटिन्यूअस करंट कैरिंग या थर्मल इम्पेसिटी बोलते हैं इसको। लोग इसको क्या बोलते हैं? थर्मल इम्पेसिटी भी बोलते हैं, THE, थर्मल एम्पेसिटी।
ये कितना है, ठीक है, ये देखना जरूरी है। यही इसका जो है मिनिमम साइज को तय करता है। नेक्स्ट, which combinations of factors represents the core criteria required for the proper sizing of an electrical conductor to ensure its safe thermal and electrical performance। एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के सुरक्षित थर्मल और इलेक्ट्रिकल प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए उसमें सही आकार यानी प्रॉपर साइज को तय करने वाले मुख्य कारकों का सही संयोजन कौन सा होगा। इनमें मुख्य कारक कौन कौन से होंगे, तो ये तीनों कारक इसमें जो है यानी कंटिन्यूअस करंट कैरिंग कैपेसिटी, वोल्टेज ड्रॉप लिमिटेशंस एंड शॉर्ट सर्किट कैपेसिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार घूम फिर के रिपीट हुआ है, 2 बार 3 बार रिपीट हुआ है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, why are PVC insulated power cables classified as flame retardant when exposed to electrical or external fire hazard। विद्युत या बाहरी आग के खतरों के संपर्क में आने पर पीवीसी इंसुलेटेड पावर केबल को फ्लेम रिटार्डेंट यानी आग को रोकने वालों के रूप में क्यों वर्गीकृत किया गया है। क्योंकि पीवीसी केबल की फ्लेम रिटार्डेंट विशेष रूप से जो है विशेषता जो है यह सुनिश्चित करता है कि आग जो है हमारा आग को आगे नहीं फैलाना है, और बाहरी आग का सोर्स यदि कोई है और वो हट जाता है, खत्म हो जाता है, तो आग अब खुद ब खुद बुझ जाएगा। यही इसका रिटार्डेंट नेचर होता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। हम लोग देखते हैं ये रिटार्डेंट नेचर के बारे में बात कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल मैनुअल, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ पीवीसी केबल रिगार्डिंग मॉइस्चर के संबंध में, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस, इसका क्या उपयोग है। इलेक्ट्रिकल मैनुअल के अनुसार मॉइस्चर रेजिस्टेंस के संबंध में पीवीसी केबल की एक बुनियादी विशेषता क्या है और इसका प्रयोग क्या है। तो पीवीसी केबल में कोई इम्प्रीगेटिव कंपाउंड नहीं होता है, जिसके कारण ये खड़ी ढलानों पर भी जो है बिना बिल्डिंग के खतरे के लगाया जा सकता है। साथ ही साथ जो है इसका नमी से जो है नमी से ये प्रभावित नहीं होता है, जिसके कारण जो है इसे सीधे पानी के अंदर बिछाने में भी आसानी होती है। इसको पानी के अंदर सीधा सीधा बिछाया जा सकता है। तो यहाँ ऑप्शन डी में हम देखते हैं प्रैक्टिकली अनइफेक्टेड बाय मॉइस्चर्स एंड कैन बी लेड डायरेक्टली अंडर वाटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार आज हमने 50 क्वेश्चन इस सीरीज में देखा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे और सभी क्वेश्चंस जो पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम इस पूरी सीरीज में लाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार हमारा आज 50 क्वेश्चंस का ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और 50 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। इस प्रकार ये सीरीज में जो है हम लोग सभी पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस सीरीज का लाभ उठाएं। आज के लिए धन्यवाद।